वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं गुरु विचारू जनन। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि गुरु विचारू धानी स्पेशली मेनली हमारी होती क्या है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे गुरु विचारू जनन क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ आप सब जाके इससे प्रीवियस लेक्चर जितना है उसको ज़रूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों और ये ना सोचें कि अभी एग्ज़ाम में आपके टाइम है तो हम आराम से प्रिपरेशन करेंगे, अभी से तैयारी में लग जाइए। तो अभी हम देखते हैं गुरु विचारू जनन जो है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन कहा गया है कि गुरु विचारू मातृ कोशिकाओं की से गुरु विचारू की रचना के प्रक्रम को गुरु विचारू जनन कहते हैं। देखिए मेनली इसमें कहना क्या जाता है, जो अभी मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी। तो उसमें जो गुरु विचारू मातृ कोशिका है उससे जो बीजांडकाय होता है, उससे जो बीजांडकाय जुड़ा होता है उसकी संरचना को हम अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं उसकी संरचना कैसी होती है। तो देखिए मेनली यहाँ पे क्या है कि ये जो मेरी बातें आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली जो चीज़ें हैं उसे लिख के आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो ये देखिए ये जो पोर्शन है जहाँ पे सी और एम मैं बना रही हूँ वो मेनली है क्या हमारा, ये एम मतलब होता है माइक्रोपाइलर, मतलब कि जो हमारा बीजांड द्वार है वो है, और ये सी मतलब कलेजा यानी आधारी भाग जो है उसकी बात की गई है, ठीक है। तो एक्सप्लेन मैं करती हूँ उसको अच्छे तरीके से सुनिए। ये जो हमारी कोशिका है, ठीक है, ये जो हमारी कोशिका है मेनली ये क्या हमारी बीजांड का है, ठीक है। बीजांड का एक कौन सी बीजांड का है, जो 2n है यानी कि द्विगुणित है, ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, मृदुतक से, ठीक है। मृदुतक से इसका निर्माण हुआ है, ठीक। मृदुतक से निर्माण होने के बाद से ये जो बीजांड का है वो क्या है, 2n है, ठीक। अब इसका बीजांड मृदुतक से तो इसका निर्माण तो हो गया, लेकिन अब इसमें करना क्या है, हमें देखना क्या है कि ये जो कोशिकाएं हमारी जो पर्पल कलर से दिख रही हैं वो जो बीजांडकाय की कोशिका है वो क्या कर लेंगी, आकार में वृद्धि कर लेंगी। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी आकार में वृद्धि, लेकिन क्लियर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आकार में क्या कर लेंगी, वृद्धि कर लेंगी। आपने देखा यहाँ पे आकार में बहुत छोटी थी, यहाँ पे आकार में बड़ी हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं। बड़ी होने के बाद से जो कलेजा और इसका चलेजा और ये माइक्रोपाइलर का जो हमारा पोर्शन है इसमें जो माइक्रोपाइलर वाला है, मतलब कि ये देखो एम से मैंने डिनोट किया किसी माइक्रोपाइलर से, ठीक है। माइक्रोपाइलर जो है, माइक्रोपाइलर का जो सिरा है उसकी जो कोशिका है वो आकार में क्या कर लेगी, वृद्धि कर लेगी। अब माइक्रोपाइलर का है ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम माइक्रोपाइलर बोलते हैं कि बीजांड द्वार। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ इस टाइप की जो संरचना बनी थी हमारी, इस तरीके की जो संरचना हमारी बनी थी, ये वाला जो पोर्शन था इसको माइक्रोपाइलर, ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन था इसको हम चलेजा बोल दिए थे। तो इसी की बात की गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेनली कि जो ये जो हमारा माइक्रोपाइलर है वहाँ पे जो एक कोशिका आ जाएगी और वो क्या कर लेगी, आकार में वृद्धि कर लेगी। गॉट इट। आकार में वृद्धि मान लो इसने कर लिया। आकार में वृद्धि करने के बाद से ये जी हमारा हो गया, ठीक है। आकार में वृद्धि करने के बाद से हम इसको बोल देंगे मेनली क्या, हम इसको बोल देंगे आर्की स्पोरियल कोशिका, ठीक है। तो ये जो माइक्रोपाइलर के सिरे पे जो कोशिका बनी है इसको हम नाम दे देते हैं क्या, आर्की स्पोरियल सेल, ठीक है। आर्की स्पोरियल सेल में क्या हो जाएगा, फिर समसूत्री विभाजन हो जाएगा। गॉट इट। अब जब समसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा हमारा मेनली यहाँ पे दो कोशिकाएं, बड़ी बड़ी दो कोशिकाएं हमारी स्थित हो जाएंगी, ठीक, ठीक है। तो हमारा जो आर्की स्पोरियल कोशिका जो थी उसमें क्या होगा कि समसूत्री विभाजन हो जाएगा। अब समसूत्री विभाजन होने का मतलब होता है कि जो कोशिका है वो क्या है, समान विभाजन करेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोशिका ने समान विभाजन किया, जितना आधा पोर्शन यहाँ पे आधा पोर्शन ही यहाँ पे है। तो आधा पोर्शन जो ऊपर वाला पोर्शन होगा उसको हम प्राथमिक बीजाणु कोशिका बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे, प्राथमिक बीजाणु कोशिका बोल देंगे, ठीक है। और फिर ये जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है इसको हम बोल देंगे प्राथमिक पैरेटियल कोशिका, ठीक है, प्राथमिक पैरेटल कोशिका। गॉट इट। हमारा जो फर्स्ट वाला समसूत्री विभाजन के द्वारा जो हमारी प्रथम कोशिका बनी उसको हम प्राथमिक बीजाणु कोशिका बोल देंगे, और जो उसी में जो हमारी दूसरी कोशिका बनी है, नीचे वाली कोशिका बनी है, इसको हम प्राथमिक पैरेटल कोशिका बोल देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए ये जो माइक्रोपाइलर सिरा है और ये जो चलेजा सिरा है, अब इसी में फिर से विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, किसमें, प्राथमिक बीजाणु कोशिका यानी कि ऊपर वाली शेल में, ठीक। अब देखिए ये जो हमारा प्राथमिक बीजाणु कोशिका है उसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद से ये जो हमारी कोशिका है वो 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी जब, तो ये जो हमारी 4 कोशिकाएं, जो नीचे की जो 3 कोशिका है उसे हम सहायक बीजाणु कोशिका बोल देते हैं। वो क्या होती है, अंत में नष्ट हो जाती है, यानी कि हमारी जो यहाँ पे 4 कोशिका बनी, 4 में से क्या है 3 हमारी जो है वो नष्ट हो गई, तो बची हमारे पास जो एक, उसे हम बोल देते हैं प्राथमिक बीजाणु कोशिका। ओके,
प्राथमिक बीजाणु कोशिका के नाम से उसको हम जानते हैं। अभी जो हमारी प्राथमिक बीजाणु कोशिका है, हम इसको बाहर निकाल के देख लेते हैं। तो हम जब इसको बाहर निकालेंगे तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके की दिखेगी, ठीक है। तो इसकी संरचना जो इस तरीके की दिखेगी, हम इसको अब दूसरे पेज पे आइए देखते हैं कि कैसा इसमें विभाजन होने वाला है, ठीक है। तो ये जो हमारी कोशिका है, मतलब कि जो हमारी कार्यशील, जो हमारी प्राथमिक बीजाणु कोशिका थी, अब हम उसको किसके नाम से जानेंगे? उसको हम नाम से जानेंगे कार्यशील बीजाणु के नाम से, ठीक है। अब देखिए, जो हमारी जो सहायक कोशिका थी, जो नीचे की कोशिका थी, जो मैंने आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन किया था कि जो ये नीचे की, ये ऊपर वाली संरचना तो हमारी कार्यशील बीजाणु कोशिका हो गया, और जो नीचे की थी वो सहायक थी। तो जो सहायक कोशिका थी वो नष्ट क्यों हो जाती है, इसका अगर रीज़न आपसे कोई पूछे तो आप उसको बताएंगे कि जो कार्यशील बीजाणु हैं उसको क्या करती हैं? पोषण प्रदान करती है। कौन? ये जो हमारी सहायक 3 जो सहायक कोशिका है वो, ठीक है। तो इसीलिए क्या होती है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, उनका क्षय हो जाता है। तो हमारी जो कार्यशील बीजाणु कोशिका हमारी बचती है, उसमें क्या होता है कि उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। आकार में वृद्धि करने के बाद से उसकी जो चलेजा और माइक्रोपाइलर वाले पोर्शन के बीच में एक केंद्रक का निर्माण हो जाता है, जिसे हम मेनली जानते हैं, हम क्या बोल देंगे? उसको केंद्रक बोल देंगे, ठीक। अब ये जो केंद्रक है, ठीक है, अब देखिए जो हमारी कार्यशील बीजाणु कोशिका है वो क्या करेगी कि उसकी कोशिका में क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा, ठीक। अब उसकी कोशिका में विभाजन कैसा होगा कि ये जो हमारा केंद्रक जो है उसमें विभाजन होगा, वो भी कितनी बार? 3 बार, वो भी कैसा? सतत विभाजन, 3 बार सतत विभाजन होगा। तो क्या होगा कि जो जो हमारे 2 केंद्रक हैं उससे हमारे 4 केंद्रक का निर्माण होगा, फिर जो 4 केंद्रक है उससे हमारे 8 केंद्रक का पूरा निर्माण होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पा जाते हैं हमारा क्या? 8 केंद्रक, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे तब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। 8 केंद्रक हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। 8 केंद्रक मिलने के बाद से ये जो हमारी कोशिका है, ये जो हमारा पोर्शन है, मेनली ये वाला जो पोर्शन हमारा केंद्रक वाला पोर्शन, उसमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाता है। अब कोशिका द्रव्य विभाजन होने के बाद से कौन सी संरचना बनती है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, मेनली हमारा जो है, ये जो हमारा जो कार्यशील बीजाणु कोशिका थी उसमें जब केंद्रक विभाजन हो गया तो हमने देखा कि यहाँ पे 8 केंद्रक हमें मिल गए। अब ये जो 8 केंद्रक है ना, वो आगे चल के कोशिका द्रव्य में विभाजन कर लेंगे। अब जब कोशिका द्रव्य, देखिए यहाँ पे मैं लिखा है कोशिका द्रव्य विभाजन, जब ये कोशिका द्रव्य विभाजन कर लेंगे तो इसमें कुछ संरचना बनेगी कि जो ये इसमें से कुछ जो 3 हमारे केंद्रक है वो ऊपर सिरे की ओर चले जाएंगे, जिसे हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। मतलब कि क्या है? चलेजा खंड जो है ना उसकी तरफ क्या होता है? उपस्थित हो जाते हैं, ठीक। और ये क्या होते हैं? तीनों क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, यानी कि इनकी जो संरचना संख्या होती है वो पूरी n होती है, n अंडरस्टूड। और देखिए इसका मेनली जो कार्य है, इसका जो कार्य है वो है हमारा पोषण प्रदान करना, ठीक है, पोषण प्रदान करना। थोड़ा सा इसको सॉरी, मैं आप लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी इसको समझने में, क्योंकि मैं पूरा लिख नहीं सकती, मेरे पास स्पेस इतना ही, इससे ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो इसीलिए। तो ये जो हमारी जो प्रतिमुखी कोशिका है वो हमारी क्या है? एन है, यानी कि अगुणित कोशिका है, ठीक है। तो ये जो मतलब कि इसमें से हमारा मेनली क्या था कि जो 3 कोशिकाएँ थीं, कोई 3 कोशिका निकल के आधारी भाग की ओर, यानी कि चलेजा खंड की ओर चली गई और वहाँ पे जाके प्रतिमुखी कोशिका का निर्माण कर दिया। और वो कैसी हैं? अगुणित कोशिका है। और इसका कार्य क्या है? इनका कार्य जो होता है मेनली क्या होता है? पोषण प्रदान करना होता है, ठीक। फिर इसमें से हमारी जो 2 कोशिका होती हैं, ठीक, हमारी जो 2 कोशिका होती हैं वो हमारे बीच में आ जाती हैं, केंद्र में उपस्थित हो जाती हैं, जिसे हम ध्रुवीय केंद्र बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये भी क्या होती है? मेनली ये भी होती है हमारी अगुणित होती हैं, ठीक। अब इसके पास से मैं आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में और बता रही हूँ। तो ध्रुवीय केंद्र है हमारा, वो आगे चल के क्या होता है कि जो हमारा ये क्या होता है ना, जो दोनों ध्रुवीय केंद्र हैं वो क्या होता है? संलयित हो जाता है, और संलयित होकर द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। और जो द्वितीयक केंद्रक होता है वो कैसा होता है? वो होता है हमारा 2 यानी कि द्विगुणित हो जाता है, ठीक। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि जो ध्रुवीय केंद्रक है वो क्या होता है? हमारे बीच की कोशिका जो होती है यहाँ पे आके स्थित हो जाती है, इसमें से कोई 2 कोशिका निकल के बीच में आके स्थित हो जाती है। अब उसको हम ध्रुवीय केंद्र का नाम दे देते हैं। अभी जो ध्रुवीय केंद्र है वो मेनली हमारा क्या है? अगुणित, यानी कि n है। अब ये जो ध्रुवीय केंद्रक है वो निषेचन करके, या फिर निषेचन से पहले ही क्या होगा कि जब आपस में दोनों संलयित हो जाएंगे, यानी कि जब ये दोनों हमारे अगुणित कोशिका जब मिल जाएंगी तो एक द्वितीयक केंद्रक का निर्माण कर देंगी। अब जो द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करेंगी उसको हम कह देंगे द्विगुणित संरचना, ठीक है, द्विगुणित संरचना के नाम से हम उसको मेनली जान जाएंगे। गॉट इट? समझ में आ गया? ठीक।
ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, अब जो हमारी जो शेष कोशिका बची है कितनी, देखो 3 तो इधर साइड से निकल गई थी, 2 इधर से निकल गई, अब बची कितनी 3। जो हमारे पास 3 कोशिका जो बनी थी उसमें से हमारे पास एक आ जाएगी हमारी एक अंड कोशिका आ जाएगी। ये जो हमारी पर्पल रंग से मैंने आपको शो करी है, आपको ये वाली पोर्शन, ये हमारी अंड कोशिका है, ठीक। और जो नीचे की 2 कोशिका आ जाएंगी उसे हम बोल देंगे सहायक कोशिका। तो इस संख्या में कितनी है 2, तो 2 सहायक कोशिका, ठीक है। अब जो 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका है वो दोनों मिल करके हमारी, मतलब कि ये दोनों मिल करके मेनली बनाते क्या है, अंड उपकरण बना देते हैं, ठीक। क्या बनाते हैं, अंड उपकरण। क्वेश्चन पूछता है इससे, अंड उपकरण किसके द्वारा निर्माण होता है अंड उपकरण का, ठीक है। तो अंड उपकरण का निर्माण कर देती है कौन कौन मिलकर, एक 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका मिलकर के उपकरण, अंड उपकरण का निर्माण कर देती हैं, ठीक। अब देखिए जो सहायक कोशिका हमारी होती हैं वो क्या होती है, मुख्यतः 2 होते हैं संख्या में, मैंने आपको बता दी यहाँ पे 2 हैं। अंड कोशिका जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। उसकी जो अंड कोशिका की जो मतलब कि ए भी क्या होते हैं, एन होते हैं, यानी कि अगुणित होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो होता है ना कि जो हमारी सहायक कोशिका है इसी के पास में एक हमारी संरचना स्थित होगी जिसे हम बोल देंगे फिलीफॉर्म संरचना। मैंने आपको दुल्हन और दूल्हे का एग्जांपल देके बताया था कि सहायक कोशिका कौन सी है, सॉरी सहायक अंग जो होते हैं वो हमारे मेनली क्या है, वो हमारे बाराती है और मतलब चाचा फूफा ये लोग हैं, और जो हमारे आवश्यक अंग यानी कि दूल्हा और दुल्हन की जयांग और पुमंग वो जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, हमारे सहायक अंग होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे आवश्यक अंग हो गए हमारे, ठीक है, तो उनको क्या करती है, आकर्षित करने का कार्य करती है। या फिर आप मेनली कह सकते हैं कि जो फिलीफॉर्म होती है वो संरचना क्या होती है कि पराग नलिका को क्या करती है, आकर्षित कर लेती है अपनी ओर, ठीक है। तो जो फिलीफॉर्म संरचना यही अंड सहायक कोशिका से निकलती है, ठीक है। तो जो सहायक कोशिका से निकलती फिलीफॉर्म संरचना यहीं से क्या होता है, पराग नलिका का निर्माण हो जाता है, ठीक। ठीक है, फिर मैंने इतना कुछ आपको बता देने के बाद से ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर से मैं आपको एक बार डायग्राम समझा देती हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। द्वितीय ध्रुव केंद्रक को मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो ध्रुव केंद्रक होती क्या होती है, वो एन होती है, यानी कि अगुणित होती है। जब अगुणित मिलकर के निषेचन से पहले या निषेचन के बाद में संलयित हो जाते हैं तो क्या करते हैं, द्वितीय केंद्रक का निर्माण कर देते हैं, जो कि क्या होती है, हमारी द्विगुणित होती है, ठीक। फिर हमारी जो होती है हमारी 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका जो है वो मिलकर के अंड उपकरण का निर्माण कर देती है, ठीक। तो ये जो 2 सहायक कोशिका होती है और एक अंड कोशिका होती है उसकी जो सूत्रता होती है वो भी क्या होती है, अगुणित होती है, ठीक। अब इस सहायक कोशिका के मध्य में ही क्या होती है, हमारी फिलीफॉर्म संरचना उपस्थित होती है। वो क्या करती है, पराग नलिका को यानी कि जो हमारी बारात है उसको क्या करती है, आकर्षित करने का कार्य करती है। तो ये हमारा पूरा रहा हमारा गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। फिर अभी मैं आपको यहाँ पे कोशिका जो है उसको भी गिन के बता देती हूँ कि कोशिका हमारे पास कितनी हो गई टोटली, ठीक। तो ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए हमारी जो प्रतिमुखी कोशिका वो कितनी संख्या में 3 है, ठीक है। 3 हमारे पास प्रतिमुखी कोशिका हैं, ठीक। और ये जो हमारे पास 2 सहायक कोशिका है ये कितनी हमारे पास, 2 सहायक कोशिका, 3 2 5 हमारे पास हो गई। अंड कोशिका 3 2 5 1 6 अंड कोशिका हमारे पास हो गई। और जो ध्रुवीय केंद्रक है इसमें भी क्या है, एक कोशिका उपस्थित है, दोनों को मिला करके एक कोशिका क्या उपस्थित है, तो उसको मिला करके हमारे पास एक कोशिका हो जाएगी। 3 2 5 और एक 6 और एक 7, तो हमारे पास क्या हो गया, 7 कोशिका यहाँ पे मिल गई। और 8 केंद्रक हमने यहाँ पे देखा ही था, 8 केंद्रक मिल गए और यहाँ पे क्या हो गया, 7 कोशिका मिल गई, ठीक है। 7 सेल हमें मिल गया। तो इसके थ्रू हमको पता चलता है कि जो हमारी कोशिका गुरु बीजाणु जनन होता है उसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। इज दैट ऑल क्लियर? अब चलिए हम इसका एनसीईआरटी का थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए ये जो हमारा कह रहा है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए मैंने आपको जितने भी डायग्राम बनाया ना उसको मेरे पास स्पेस नहीं था तो इसलिए मैं एरो देके नहीं बना पाई, लेकिन जो फाइनल हमारा जिसमें प्रतिमुखी कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक और एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका हमने देखा, वहाँ तक आप क्या कीजिएगा, स्टार्टिंग से लेके वहाँ तक जो एरो बना करके आप उसको प्लीज़ लिखिएगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं आपको अच्छी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी साथ साथ, ठीक है। और फिर देखते हैं, बीजांड प्रायः एकल गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बीजांड काय के बीजांडी द्वारी क्षेत्र से विलग हो जाती हैं, बिल्कुल मैंने बताया, ठीक है। वो मतलब मैंने आपको बताया था ना कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो है उसी का क्या है, बीजांड काय भाग है, ठीक है। फिर एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीवद्रव्य में समाहित होकर एक स्पष्ट केंद्रक युक्त हो जाती है, कौन, जो हमारी आर्किस्पोरिन कोशिका थी, मैंने आपको बताया था जो केंद्रक जहाँ से केंद्रक का निर्माण शुरू हो जाता है वो, ठीक है।
फिर यहाँ पे बोल रहा है कि गुरु विचार मातृ कोशिका का सूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है। तो देखिए यहाँ पे महत्व आप लिख सकते हैं कि जब यह सूत्री विभाजन से गुजरता है तो एन जो होता है हमारा वो हमारा द्विगुणित हो जाता है, यानी कि अगुणित कोशिका जो होती है वो हमारी मेनली क्या हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है। ठीक है, फिर अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। मैंने ये भी आपको बताया था कि 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें से क्या होती है 3 जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक, फिर स्त्री या फिर मादा युग्मक उद्भिद अधिकांश पुष्पीय पात्र में गुरु बीजाणु दानी में से एक कार्यशील होता है, जबकि अन्य 3 अपविकसित या फिर अभ्रष्ट हो जाते हैं। देखिए मैं यही जो चीज़ बताया गया है इसी का यहाँ पे वर्णन किया गया। ठीक है, केवल कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री मादा युग्मक उद्भिद के या फिर भ्रूणकोश के रूप में विकसित होता है। ठीक है, जो एक केंद्रक मैंने आपको इस तरीके से बनाया था, जो हमारी कार्यशील बीजाणु थी, उससे फिर क्या हुआ आगे चल के बहुत से 8 केंद्रक बने, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, कि वही क्या होती है, मेनली क्या होती है हमारी मादा युग्मक उद्भिद के रूप में विकसित होती है। ठीक है, एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। ठीक, ये लाइन थोड़ा सा डेफिनेशन के लिए आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। और फिर यहाँ पे दे दिया हमारा कि बीजांडकाय की कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, क्रियाशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मक उद्भिद की सूत्र गुणता क्या होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एन हो जाएगा। ठीक है, एन हो जाएगा ये, क्योंकि जो हमारा परागकण होता है और जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है वो दोनों निषेचन से क्या होते हैं, अगुणित ही होते हैं, तो एन ही होगा यहाँ पे। ठीक है, एन हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए भ्रूणकोश के निर्माण का थोड़ा और विस्तार में इसे अध्ययन करें। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रक बनाते हैं जो विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं। 2 मैंने आपको बताया था, 2 केंद्रक से 4 केंद्रक का निर्माण हो रहा है, फिर 8 केंद्रक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया गया है। फिर यहाँ पे आ जाता है कि समसूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्रक है जो केंद्र के विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित किए जाते। 8 न्यूक्लिएट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है जो विशिष्ट मादा युग्मक उद्भिद या भ्रूणकोश का संगठन का रूप लेती है। ठीक है, भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन किया जाता है। ठीक, जो हमारी कुछ इस टाइप की जो संरचना थी, इस टाइप की जो हमारी संरचना थी, यही इसी की बात की आपको होने जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अवलोकन किया कीजिए। 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती हैं जो कोशिकाओं से संयोजित रहती हैं। ठीक, मैंने क्या आपको बताया था कि जो ऊपर की 3 कोशिका और जो नीचे की 3 कोशिका ये हमारी मेनली ऐसे थी। ठीक है, ये जो है हमारी क्या होती हैं, एक घिरी होती है। मैंने आप डायग्राम ध्यान से देखिएगा, तो मैंने उसको घेर के बनाया था ब्लू कलर से। ठीक है, तो वो घिरी होती हैं और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष बच्चे 2 न्यूक्लियी मतलब कि जो यहाँ पे हमारी ध्रुव कोशिका होती हैं। ठीक है, ये घिरित होती है लेकिन बहुत हल्की तरीके से घिरे होते हैं। ठीक है, वो ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं, यानी कि ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। ठीक, फिर जो अंड उपकरण के नीचे बड़ी केंद्रीय कोशिका में स्थित होती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो क्या दे रही है कि भ्रूणकोश के अंदर कोशिका का जो वितरण होता है वो विशेषतापूर्ण होता है। मैंने आपको बताया कि 3 जो है ऊपर से जाते हैं, 3 जो है नीचे आ जाते हैं, तो 2 केंद्रक जो होते हैं वो बीच में आ जाते हैं। तो क्या होता है कि विशेषतापूर्ण मतलब कि एक सीक्वेंस के थ्रू इसका जो कोशिका का वितरण हो रहा है। ठीक है, और जो बीजांडी द्वारा सिर के पर 3 कोशिका एक साथ समृद्ध होती है, जैसे अंड उपकरण समुच्चय का निर्माण करते हैं। ठीक, फिर से यहाँ पे डायग्राम की इंपॉर्टेंट पड़ेगी, थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप इसको। ये जो हमारी कोशिका है 3 मुखी कोशिका है, हमारी जो यहाँ पे बीच वाली अंड कोशिका है। ठीक है, तो क्या बोले बीजांडी द्वारा मतलब कि जो माइक्रोपाइलर है और ये चलेजा भाग है। ठीक है, तो इधर ही क्या है, ये हमारा इस तरीके से कुछ पोर्शन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि माइक्रोपाइलर की बीजांडी द्वार के सिरे पे एक अंड उपकरण का समुच्चय निर्माण होता है। ठीक है, और जो सहायक कोशिका का निर्माण होता है। अब ये दोनों जब मिल जाएंगे तो हमारे क्या होता है, अंड उपकरण का निर्माण हो जाता है, मैंने आपको भी बताया। ठीक है, फिर बीजांडी छोड़ जिसे तंत्र रूपी समुच्चय कहते हैं पर एक विशिष्ट सहायक कोशिका स्थूलन होती है, जिस सहायक कोशिका पराग नलिका का दिशा निर्देश प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने आपको बताया फिलीफॉर्म के बारे में। ठीक है, तो जो फिलीफॉर्म है हमारी उसकी बात यहाँ पे की जा रही है कि जो पराग नलिका को क्या करती है, दिशा निर्देश करती है कि पराग नलिका वहाँ से निकल सके। ठीक, फिर जो 3 अन्य कोशिका होती हैं वो निभाकीय छोर पे चली जाती हैं जो कि हमारी प्रतिमुखी कोशिका का निर्माण कर देती है। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे बात की जा रही है हमारी 2 ध्रुवीय केंद्रक की। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाए, बृहद केंद्रीय कोशिका यानी कि जो बड़ी बड़ी 2 केंद्रक कोशिका थी वो 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होती हैं। ठीक है, मतलब कि ध्रुवीय केंद्रक होते हैं वो। ठीक है, इस प्रकार से एक प्रारूपी आवर्त बीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर यद्यपि 8 न्यूक्लीकृत वस्तुतः 7 कोशिकीय होते हैं, यानी कि उसमें क्या होती है 8 केंद्रक और 7 कोशिका का निर्माण हो जाता है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार लेक्चर आपको ना समझ में आए तो फिर से देखिएगा, जो भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर एक बार पूछिएगा बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए।